अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा हम एक्सरसाइज नंबर 6.7 सेकेंडरी की मैथ्स में कंटिन्यू कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में बेटा क्वेश्चन नंबर 5 तक के हमने सवाल सॉल्व कर दिए थे। मैं इस 6.7 में क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करवा रहा। अगर आप बुक में उसे चेक करेंगे बेटा उसमें 3-4 टर्म्स दी हुई हैं और वो बहुत ही आसान सवाल है, आप उसको खुद भी इंटीग्रेट करवा सकते हैं। अगर फिर भी आपसे ना हो पाए तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं सॉल्व करवा दूंगा ना। वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है। बेटा आपने अगर इसके इंपॉर्टेंट सवाल पे क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ के 7 से कंटिन्यू कर रहे हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है y इज इक्वल टू 3 sec स्क्वायर x और आपको लिमिट दी हुई है लोअर लिमिट पाई बाय 6 अपर लिमिट पाई बाय 3। बेटा ये जो पाई बाय 6 है ये अगेन 180 अपॉन 6 है, तो 180 अपॉन 6 का मतलब 30 डिग्री बनेगा आगे चल के। ये पाई बाय 3 है मतलब 180 अपॉन 3 है तो ये बनेगा 60 डिग्री। अब ये 30 है ये 60 डिग्री है, तो यानी ये लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट है। फंक्शन दिया है 3 sec स्क्वायर x। सोल्यूशन की हेडिंग में एरिया का लिखा फॉर्मूला, एरिया इंटीग्रल फ्रॉम a टू b y dx। बेटा इसमें ए की जगह लोअर लिमिट पाई बाय 6 आ गई, बी की जगह अपर लिमिट पाई बाय 3 आ गई। अगले स्टेप में जहां y आया, y की जगह y की वैल्यू 3 sec स्क्वायर x साथ में dx। बेटा 3 कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रल के साइन से अलग कर लिया, बाकी सब कुछ वैसे ही लिख दिया। अब ये 3 और इंटीग्रल लिखने के बाद बेटा मुझे बताओ, जब मैं sec स्क्वायर को इंटीग्रेट कराऊंगा तो आप सब जानते हैं sec स्क्वायर का इंटीग्रल tan x होता है। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रल tan x इसलिए होता है क्योंकि tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रल आने के बाद इसमें लिमिट्स भेज दी, लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट। 3 कांस्टेंट को अलग कर लिया। बेटा इस पूरे आंसर में जहां भी x आएगा उस x की जगह पहले आ जाएगी अपर लिमिट, फिर माइनस के बाद उसी x की जगह आ गई लोअर लिमिट। अब मैंने क्या कहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आए ना तो एंगल को रेडियन से डिग्री में चेंज कर लेना। अगर इनवर्स फंक्शन होता तो हम कैलकुलेटर में मॉड को डिग्री से रेडियन में चेंज कर लेते। अभी आपको कैलकुलेटर मॉड को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आप जस्ट पाई को 180 मान लें, 180 अपॉन 3 कराएंगे तो 60 डिग्री। पाई को 180 मान लें, 180 को 6 से डिवाइड करवाएंगे तो 30 डिग्री। अब कैलकुलेटर से tan 60 का आंसर निकाला, √3 आया। कैलकुलेटर से tan 30 का आंसर निकाला, √3/3 आया। अब इसका बेटा एलसीएम ले लो, 3 को √3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 3√3, उसमें से माइनस होगा √3 तो जवाब आ जाएगा 2√3। या क्या करना बेहतर है कि ये पूरी वैल्यू पुट करवा देना कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट जवाब बता देगा 2√3। अब अगले स्टेप में 3 से वाला 3 कैंसिल करवाया तो आंसर बच गया 2√3। बेटा 2√3 को जब तुम कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आंसर डेसिमल में आएगा 3.464 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। काइंडली जरा वीडियो पॉज करके बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए तो फिर मैं आगे बढ़ूं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब ध्यान से बात सुनना बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में जाने से पहले आप मुझे बताइए, जब भी हमें बेटा इंटीग्रेट करवाना होता था साइन एक्स को, तो साइन एक्स का इंटीग्रल हमेशा माइनस कॉस एक्स बनता था। अब याद करोगे बेटा साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस कब होता था, जब इसमें दो बातें वर्क करें। कौन सी दो बातें? एक तो साइन की पावर 1 होनी चाहिए जो कि है, और साइन का जो भी एंगल है उस एंगल का डेरिवेटिव होना चाहिए बराबर में कहीं ना कहीं, डीएक्स के आगे या डीएक्स से पहले, जो कि है। क्योंकि आप चेक करें एक्स का डेरिवेटिव 1 बनेगा, वो 1 हम एज्यूम करवा सकते हैं कि है, और इसकी पावर भी 1 है। तो हमने क्या किया, साइन का इंटीग्रल लिख दिया माइनस कॉस। लेकिन बच्चों आप मुझे बताएं कि अगर यही सवाल हमें ऐसे दे दिया जाए, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो अब मैं साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट नहीं करवा के लिख सकता माइनस कॉस एक्स। क्यों? क्योंकि साइन का जो बेसिक फॉर्मूला है उसमें साइन की पावर 1 होगी तो वो माइनस कॉस बनेगा। साइन स्क्वायर को आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करवा सकते। इसीलिए याद रखना बेटा, जब भी कभी साइन स्क्वायर आए ना तो हम साइन स्क्वायर की जगह हमेशा एक डबल एंगल की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। साइन स्क्वायर का हमने फर्स्ट ईयर में एक फॉर्मूला पढ़ा था, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ये आप यूज करेंगे बेटा, और इसको आप याद से लिख लीजिएगा अपने पास, कहीं नोट कर लीजिए। साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ये हम आइडेंटिटी उस वक्त यूज करेंगे जब हमें साइन स्क्वायर को बदलना हो लीनियर फंक्शन में। आप चेक कर रहे हो, साइन स्क्वायर कॉस की पावर क्या बना? 1, तो पावर 1 ही तो चाहिए हमें, भले उसका एंगल डबल हो जाए। यानी साइन स्क्वायर हमेशा बराबर होगा, याद रखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स हमेशा बराबर होगा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। यानी जो भी एंगल होता है ना बेटा, ये एंगल डबल हो जाता है। और साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी ये है, बिल्कुल इसी तरह से अगर कहीं कॉस स्क्वायर एक्स आए तो कॉस स्क्वायर को भी आप इंटीग्रेट डायरेक्ट नहीं करवा सकते। आप कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। मैं ये बोलना चाह रहा हूं।
तो कभी भी साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करना हो तो साइन स्क्वायर डायरेक्ट इंटीग्रेबल नहीं होगा। साइन स्क्वायर को आपने चेंज करना पड़ेगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 में, कॉस स्क्वायर एक्स को चेंज करना पड़ेगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 में। काइंडली जरा बेटा ये दोनों प्रॉपर्टी जो लिखवाई ना, ये वाली प्रॉपर्टी अपने पास नोट कर लें, अगले सवालों में काम आएगी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमें सवाल दिया हुआ जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है वो है y इज इक्वल टू, बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में सवाल है y इज इक्वल टू 6 साइन स्क्वायर एक्स। अब देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वाड्रेटिक आ गया, साइन के साथ स्क्वायर आ गया। बेटा इसमें जो लोअर लिमिट गिवन है एक्स की वो 0 गिवन है, और जो अपर लिमिट बेटा गिवन है एक्स की वो पाई बाय 3 है। अपर लिमिट पाई बाय 3 है। बेटा लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई बाय 3 है। अच्छा 0 लिखा हुआ है तो 0 रेडियन मान लो उसको, जहां पे एंगल आएगा, तो इसको तो डिग्री में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। बेटा पाई बाय 3 का मतलब 180 अपॉन 3 बनेगा, जो कि 60 डिग्री बनेगा। जरूरत पड़ेगी तो आगे चेंज करने की। शाबाश, जरा क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए बेटा अपने पास। 6 साइन स्क्वायर एक्स को हमें इंटीग्रेट करवाना है। मैं आपसे क्या कह रहा था कि जब भी कभी साइन स्क्वायर इंटीग्रेट होने के लिए आए या कॉस स्क्वायर इंटीग्रेट होने के लिए आए, आप हमेशा साइन स्क्वायर की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे? डबल एंगल की 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। और जो ये आंसर आ जाएगा बेटा फिर इसको हमें इंटीग्रेट करवाना होगा। अगर कॉस स्क्वायर एक्स आएगा तो उसकी जगह प्रॉपर्टी खुलेगी 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। अब बेटा इस सवाल को जब स्टार्ट करने के लिए हमने सोल्यूशन में एरिया का लिखा फॉर्मूला, तो एरिया का फॉर्मूला है लिमिट फ्रॉम a टू b y dx। जब बेटा इसमें सारी वैल्यूज पुट करवाएंगे तो देखें आप इसी स्टेप में चाहे तो कांस्टेंट को अलग कर लें। बेटा 6 कांस्टेंट को अलग कर लिया, एक यानी लोअर लिमिट 0 आ गई, अपर लिमिट आ गई पाई बाय 3, और y की जगह बेटा फंक्शन आ गया साइन स्क्वायर x साथ में dx। अब मैं आपसे क्या लगा रहा था बेटा इस रफ वर्क में, मैं कह रहा था ना साइन स्क्वायर को आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करवा सकते। आपने साइन स्क्वायर की जगह बेटा आइडेंटिटी कौन सी खोलनी है? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 डबल एंगल की। तो आप याद रखना बेटा अगले स्टेप में 6 लिखने के बाद इंटीग्रल का सिंबल वैसे ही लिखने के बाद इस साइन स्क्वायर की जगह आप लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, और साथ में लिख दिया हमने dx। शाबाश, जरा बेटा वीडियो पॉज करके यहां तक नोट कर लीजिए। साइन स्क्वायर जब भी इंटीग्रेट होने के लिए आएगा बेटा साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। बेटा अगले स्टेप में 2 कांस्टेंट को अलग करवा दो, तो देखो ये वैल्यू बन जाएगी एरिया इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 अलग। बेटा ये वाला जो 2 था इसको अलग कर लिया, इंटीग्रेट करवाएंगे किसे? तो 0 से लेके पाई बाय 3, और बेटा ब्रैकेट के अंदर सिर्फ कौन बचा? 1 माइनस कॉस 2x साथ में dx। शाबाश, जरा यहां तक कॉपी कर लीजिए। अगले स्टेप में 2 से ये वाला 6 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करवाएंगे। अब जब बेटा इसको इंटीग्रेट करवाओगे तो मुझे बताओ कांस्टेंट तो बाहर 3 है ना। अब 3 इंटीग्रल समेत पहली टर्म पर भी अप्लाई होगा और 3 इंटीग्रल समेत दूसरी टर्म पर भी अप्लाई होगा, मतलब ब्रैकेट को खोल रहे हैं। जब बेटा हम अगले स्टेप में ब्रैकेट को एक्सपेंड करवाएंगे तो ध्यान से सुनना बेटा, ये वैल्यू बन जाएगी एरिया इज इक्वल टू, बेटा 3 पहले एज इट इज आया, इंटीग्रल गया फ्रॉम 0 टू पाई बाय 3 1 पर, और साथ में लिख दिया dx। ध्यान से बात सुनो बेटा, ये वाला इंटीग्रल कांस्टेंट 3 समेत 1 पर अप्लाई हुआ, यहां से dx आ गया, फिर साइन भी बीच में माइनस का है, उसके बाद दोबारा से वही 3 और इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाय 3, ये अप्लाई हुआ cos 2x और dx पे। अच्छा अब आप ये बात जानते हैं बेटा इसको इंटीग्रेट करवाएंगे तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, और खाली dx ऑपरेटर का इंटीग्रल सिर्फ x के बराबर होता है। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप में जब इसको इंटीग्रेट करवाया तो 3 को हमने लिखा एज इट इज, इस 1 dx का इंटीग्रल खाली x बचा, लेकिन x जाएगा बेटे अपने साथ लिमिट लेके, यानी 0 से लेके पाई बाय 3। माइनस के बाद बेटा अब आप मुझे बताएं cos का इंटीग्रल साइन होता है ना, लेकिन कब? उस वक्त जब cos की पावर 1 हो और उसके एंगल का डेरिवेटिव बराबर में हो। तो बेटा यहां cos की पावर 1 तो है, लेकिन जो एंगल में 2x है तो 2x का डेरिवेटिव 2 बनना चाहिए, वो 2 है नहीं बराबर में। तो वो 2 लाने के लिए क्या करते थे बेटा हमेशा? शाबाश, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, जिसमें आप जानते हैं बेटा डिवाइड वाला 2 बाहर आके इस 3 को बना देगा 3 अपॉन 2, और इंटीग्रल के अंदर बेटा सिर्फ वैल्यू बचेगी cos 2x dx
और उसके आगे 2, यानी जो एक्स्ट्रा 2 था डिवाइड वाला वो अलग कर लिया, जो हमने मल्टीप्लाई वाला 2 था वहीं छोड़ दिया ताकि इसके एंगल का डेरिवेटिव आ जाए साथ में। अब cos 2x इंटीग्रेट होकर sin 2x में कन्वर्ट हो जाएगा। शाबाश, जरा बेटा वीडियो पॉज करके यहां तक नोट कर लीजिए। अब इस फंक्शन को हम अलग से इंटीग्रेट करवा देते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू, बेटा ये 3 तो लिख दिया एज इट इज। जब बेटा इसमें लिमिट अप्लाई कराओगे तो बताओ, जहां पे x आया वहां पे अपर लिमिट आ गई π/3, फिर माइनस के बाद जहां पे x आया वहां लोअर लिमिट आ गई 0। बेटा माइनस का 3/2 एज इट इज लिखने के बाद जब इसको इंटीग्रेट करवाएंगे तो बेटा cos 2x का इंटीग्रल क्या बन जाएगा? शाबाश, sin 2x, लिमिट जाएंगी फ्रॉम 0 टू π/3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो अगले स्टेप में मुझे बताइए, 0 तो लिखना बेकार है बेटा, यहां 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पाई बच गया। उसके बाद आ गए माइनस के 3/2 पर, यहां ब्रैकेट बनाई। अब यहां पर जहां भी एंगल आएगा x, पहले उसकी जगह वैल्यू आएगी अपर लिमिट, फिर माइनस के बाद उसी x की जगह वैल्यू जाएगी लोअर लिमिट। तो बेटा इसको हम लिख देंगे sin 2 के साथ एक बार अपर लिमिट दैट इज π/3, फिर माइनस बेटा sin 2 के साथ एक बार जहां पे x आया वहां पे लोअर लिमिट आ गई। आप देख लो बेटा, पूरे आंसर में जहां x आया एक बार उसकी जगह अपर लिमिट आ गई, फिर माइनस आ गया। पूरे आंसर में जहां x आया बेटा उसकी जगह एक बार लोअर लिमिट आ गई। अब इस वैल्यू को बेटा आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो जरा ध्यान से बात सुनिएगा बेटा, अगले स्टेप में एरिया बराबर हो जाएगा, पाई का तो आंसर आ चुका है बेटा, बराबर में माइनस का 3/2 वैसे लिखा हुआ है ब्रैकेट में। बेटा इस वैल्यू को सॉल्व कर लो कैलकुलेटर से, और बहुत आसान है बेटा। ये लिखा हुआ है ना 2π/3। अब पाई देखो एंगल में आ रहा है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, जब भी पाई एंगल में आए हम इसे 180 डिग्री मान लेते हैं। अभी ऐसे पढ़ा जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 3, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 3। जब बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 3 करवाओगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 3 करवाओगे तो बेटा एंगल बनेगा 120, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि ये है फंक्शन साइन के साथ एंगल 120 डिग्रीज। बेटा मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने सिर्फ रेडियन वाले एंगल को डिग्री में चेंज किया। और कैसे? 2 को 180 से मल्टीप्लाई किया 360, 360 को 3 से डिवाइड किया तो 120। बेटा यहां अगर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल तो रहेगा सिर्फ 0 के बराबर। काइंडली जरा बेटा वीडियो पॉज करके यहां तक का काम पहले नोट कर लें, फिर मैं इसकी आखिरी वर्किंग बेटा यहां टॉप पे करवा देता हूं। सिर्फ खाली लिमिट्स कैलकुलेट करवानी है बेटे, तो हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फाइनल आंसर मिल जाएगा। यहां तक का काम कॉपी करके अगले स्टेप पे आते हैं बेटा। अब जब अगले स्टेप में आए बेटा एरिया की वैल्यू फाइनली कैलकुलेट करवाने के लिए, तो हमने लिखा एरिया इज इक्वल टू, बेटा पहली वैल्यू तो पाए है, फिर माइनस का 3/2 वैसे लिखा हुआ है ब्रैकेट में आए। अब देखो ये लिखा हुआ है साइन 120, बेटा साइन 120 की वैल्यू निकाल लो कैलकुलेटर से। जब साइन 120 की वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से तो कैलकुलेटर जवाब दे रहा है √3/2, तो वैल्यू आ गई √3/2। सही है, ये किसकी वैल्यू निकाली है बेटा मैंने? साइन 120। साइन 120 की वैल्यू आ गई √3/2। और जब बेटा आप साइन 0 मालूम करोगे तो वैल्यू सिर्फ 0 मिलेगी। जब बेटा माइनस के बाद ये वाला साइन 0 मालूम किया तो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 बची। अब अगले स्टेप में बेटा अगर ब्रैकेट खोल के लिख दें तो बन जाएगा एरिया माइनस, बेटा यहां बताइएगा ये वाला -0 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब ये बाहर वाले 3/2 को जस्ट इस √3/2 से मल्टीप्लाई करवा दो। बेटा 3 को √3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3√3 अपॉन में बेटा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी सिर्फ 4। अब आप बेटा इसके अगले स्टेप में एलसीएम कैलकुलेट करवा लें या बेटा पूरी वैल्यू पुट करवा के कैलकुलेटर में पॉइंट्स में आंसर में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा मैं पूरी वैल्यू कैलकुलेटर से जब मालूम करवाऊंगा तो मैं जरा कैलकुलेटर में सारी वैल्यू पुट करवा देता हूं। शिफ्ट दबा के पहले पाए आ गया, पाए में से माइनस करवा रहे हैं, बॉक्स अपॉन बॉक्स में 3√3 डिवाइडेड बाय 4। तो बेटा कैलकुलेटर आंसर दे रहा है 1.842, तो एरिया हमारे पास बन गया 1.842। उसके आगे लिख देना बेटा स्क्वायर यूनिट्स। शाबाश, जरा बेटा यहां तक का काम काइंडली अपने पास कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 था बेटा ये हमारे पास। यहां तक का काम कॉपी कर लें बेटा, फिर चलेंगे हम इसके अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए बेटा अब जरा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
अच्छा बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसके बाद, उसमें हमें फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 5e की पावर 5x, 5e की पावर 5x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेटा, और लिमिट्स हमें दी जा रही है x की -2 और 3। बेटा x की लिमिट है -2 और x की वैल्यू 3। बेटा अगेन चेक कर लो, छोटी वैल्यू लोअर लिमिट की बनेगी, बड़ी वैल्यू अपर लिमिट की बनेगी। बेटा इसको इंटीग्रेट करवाने से पहले जरा ध्यान से बात सुन लीजिएगा, e की पावर x dx का जो इंटीग्रल होता है बेटा वो e की पावर x ही होता है, लेकिन कब होता है? उस वक्त जब इसकी पावर का डेरिवेटिव बराबर में हो। अब आप बताएं बेटा, पावर में x है तो x का डेरिवेटिव 1 एज्यूम करवा सकते हैं, तभी तो ex बन गया। लेकिन बताओ बेटा, अगर कहीं लिखा हुआ हो e की पावर 5x और साथ में लिखा हो dx, तो यहां पर चेक करो बेटा, जो पावर 5x है उसका डेरिवेटिव 5 होगा ना, तो 5x का डेरिवेटिव यहां पे 5 होना चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड। बेटा नीचे वाला जो 5 है वो बाहर आ जाएगा, तो अंदर चेक कर लो, बन जाएगा e की पावर 5x dx के साथ 5। अब जब इस वैल्यू को आप इंटीग्रेट करवाएंगे तो ये सीधा सीधा बनेगा e की पावर 5x। बेटा ये वाला 5 जाएगा अपॉन में, ये आंसर याद रखो बस। तो मेरा कहना है ये बेटा कि हर मर्तबा ना 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड शो करने की जरूरत नहीं है। आप ये समझ लें कि e की पावर 5x जब इंटीग्रेट होगा ना तो आंसर बन जाएगा e की पावर 5x अपॉन 5। बिल्कुल ऐसी जब e की पावर 6x को आप इंटीग्रेट करवाते तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 6 करवाए बगैर आप क्या लिख सकते हो? e की पावर 6x डिवाइडेड बाय 6। ये तरीका याद कर लो बेटे, और अगर मुनासिब चाहे लगे इसमें आप कुछ को नोट कर लीजिए। इंटीग्रेट e की पावर 5x ऐसे होता है, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड। क्यों? क्योंकि पावर का डेरिवेटिव चाहिए होता है बराबर में। अब ये स्टेप ना शो करें, ये स्टेप ना शो करें, डायरेक्ट इसका आंसर ये लिख दें तब भी सही है। अब आते हैं बेटा इस सवाल में, हमने सोल्यूशन की हेडिंग बना के लिख दिया एरिया इज इक्वल टू लिमिट्स फ्रॉम a टू b 5 के साथ e की पावर 5x और dx। बेटा जहां पर a था उस a की जगह लोअर लिमिट आ जाएगी -2, और जहां पर b था बेटा उस b की जगह वैल्यू आ जाएगी 3। बेटा आप चाहें तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा, एरिया बराबर लिमिट्स a टू b y dx। मैंने एरिया के फॉर्मूले के अंदर बेटा डायरेक्ट वैल्यू पुट करवा दी। अच्छा अब आप मुझे बताओ बेटा, इसको तो 5 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो बेटा, जिस 5x का डेरिवेटिव आपको 5 चाहिए वो 5 अलग से लाने की क्या जरूरत बेटा, वो 5 यहां लिखा हुआ तो है। तो अगर मैं सवाल को बेटा इंटीग्रेट करवाने के लिए इस 5 को इंटीग्रल से बाहर निकालने के बजाय अगर मैं इसको ऐसे मान लूं कि -2 से लेके 3 e की पावर 5x और dx के आगे लिख दूं इसी 5 को, तो आप चेक कर लो पूरा केस बन गया। कैसे? पावर 5x का डेरिवेटिव 5 दिया हुआ तो है। अब अगर ये नहीं होता बेटा तो 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करवाते। अब चूंकि पावर का डेरिवेटिव बराबर में है तो आप इसका इंटीग्रल क्या लिखेंगे बेटा? सिर्फ e की पावर 5x। अब दोबारा अपॉन में 5 मत लगा देना बेटा, दोबारा 5 नहीं लगाना, क्योंकि तो ये वाला 5 आया था जब हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। अब अगर पावर का डेरिवेटिव पहले से ही आपको दिया हुआ है तो आप e की पावर 5x का खाली e की पावर 5x लिख देंगे इस बुनियाद पर कि अगर पावर का डेरिवेटिव बराबर में दिया हुआ है तो ex ही रहता है। तो अगर पावर का डेरिवेटिव बराबर में दिया हुआ है तो e5x ही आएगा। अब बेटा इसमें लिमिट भेज देंगे आप क्या? -2 से लेके 3 तक। शाबाश, जरा वीडियो पॉज करके बेटा यहां तक नोट कर लीजिए। तो आखिरी स्टेप में इसमें हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करवा देते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना बेटे, अगर ऐसे दिया हुआ होता पहले से ही, अगर ये ऐसे दे रहा होता कि 5x का डेरिवेटिव 5, तो हम e की पावर 5x का इंटीग्रल जस्ट e की पावर 5x लिख देते। और अगर वो आपको बराबर में 5 लिख के नहीं देता तो यकीनन 5 से मल्टीप्लाई और 5 से तब डिवाइड होता बेटा, ये बताना चाह रहा था। चलिए जरा इस पूरी वैल्यू बेटा लिमिट्स अप्लाई करवा दें। अब जब इसके आंसर में बेटा लिमिट्स अप्लाई करवाएंगे तो देखो लिमिट्स कैसे अप्लाई होंगी। पहले पूरे इस आंसर में जहां भी x आएगा वहां जाएगी अपर लिमिट। तो बेटा मैंने e की पावर 5 तो वैसे ही लिखा, बताइए अपर लिमिट की जगह, शाबाश, x की जगह 3 आ गया। फिर माइनस के बाद बेटा दोबारा से यही लिखा जाएगा e की पावर 5x, लेकिन अब x जो है वो बदल जाएगा लोअर लिमिट से, दैट इज -2 से। अब जब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो e की पावर 5 3 मल्टीप्लाई किया 15, बेटा e की पावर 5 को -2 से मल्टीप्लाई किया -10। या तो बेटा आंसर यहां तक छोड़ दो या इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। तो बेटा अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आप याद रखिएगा ये e कैसे आता है, कैलकुलेटर में जो लॉग के बराबर में ln का बटन दिया हुआ है ना, शिफ्ट का बटन प्रेस करके जब आप ln का बटन प्रेस करेंगे तो e लिखा हुआ आ जाएगा स्क्रीन पर। तो मैंने क्या किया, शिफ्ट का बटन प्रेस करके लॉग का बटन यानी ln का बटन प्रेस किया तो कैलकुलेटर ने e की पावर बॉक्स बना दिया।
अब ई की पावर बॉक्स में मैंने बॉक्स में 15 लिखा, कर्सर को नीचे लेके आए, फिर माइनस लिखा। अब मैं टाइप कर रहा हूं शिफ्ट दबा के ln, यानी ई की पावर में माइनस का 10। तो बेटा जो आंसर आ रहा है कैलकुलेटर से वो थोड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, लेकिन आप इसको ऐसे ही लिख के आइएगा। बेटा जो वैल्यू अपने पास आ रही है वो है 3269017.37 और उसके आगे लिख दिया बेटा स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे पास बेटा एरिया अबव दी एक्स एक्सेस इस पर्टिकुलर सवाल का। वैसे बेटे अगर आप चाहें तो आंसर को यहां तक भी छोड़ सकते हैं एग्जाम में, ये भी आंसर सही माना जाता है। डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन 9 के बाद बेटा पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि वो एक आसान सवाल है। उसके बाद बेटा फिर अगले में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 इंशाल्लाह सॉल्व करवा दूंगा। पहले जो आसान सवाल है बेटा उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। शाबाश, जरा इसको कंप्लीट कर लीजिए अपने पास। अच्छा, अब हम करने जा रहे हैं बेटा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद के लेक्चर में बेटा इंशाल्लाह करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो अभी फिलहाल जरा 11 पर आ जाइए। जब बेटा 11 पे आए तो उसने बोला y इज इक्वल टू, क्वेश्चन है बेटा 4 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, 4 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। और बेटा आपको लिमिट्स गिवन है x की पाई बाय 6, x की वैल्यू है पाई अपॉन 6, और बेटे हमारे पास x की जो दूसरी वैल्यू है वो पाई अपॉन 4, वो पाई अपॉन 4। दोबारा चेक कर लो बेटा, पाई बाय 6 का मतलब 180 अपॉन 6, तो 180 अपॉन 6 बनेगा 30। बेटा पाई बाय 4 का मतलब है 180 अपॉन 4 यानी 45। तो देखो ये छोटी लिमिट है या बड़ी लिमिट है, तो ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। अब आप मुझे बताएं बेटा, जब इस वैल्यू को आप एरिया इससे निकालेंगे तो पहले स्टेप में सॉल्यूशन में हमने एरिया का लिखा फॉर्मूला। बेटा एरिया का फॉर्मूला बना लिमिट्स a टू b 4 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स साथ में dx। बेटा बहुत ही आसान सवाल है। शाबाश बताइए, ये वाला जो 4 है वो इंटीग्रल से जाएगा बाहर। बेटा ये इंटीग्रल से बाहर गया, इस पे लिमिट हमने अप्लाई करवा दी, क्या पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 4। अब मुझे बताओ बेटा, जब ये 4 आप इंटीग्रल से अलग करवा दोगे तो अपॉन में साइन स्क्वायर रहेगा ना, और साइन स्क्वायर का ही तो रेसिप्रोकल बेटे, वेरी गुड, क्या कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। बेटा 4 कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर निकाल दिया, लिमिट अप्लाई करवा दूं, जो अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स था वो रेसिप्रोकल बन गया कोसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर का जो रेसिप्रोकल होता है बेटा वो कोसेक स्क्वायर होता है। अब इस कोसेक स्क्वायर को बेटा इंटीग्रेट करवा दें, बहुत आसान काम है, ध्यान से सुनना बेटा। ये 4 वैसे ही रहेगा बेटे, यहां हम क्या करेंगे, इस कोसेक स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करवाएंगे बेटा, तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल याद रखना होता है माइनस कॉट एक्स। तो अपॉन में साइन स्क्वायर था वो रेसिप्रोकल हुआ, कोसेक स्क्वायर बन गया, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है माइनस कॉट एक्स। बेटा लिमिट्स भेज दी इसमें फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 4। अब इस माइनस कॉट एक्स से बेटा लिमिट लगाने से पहले इस नेगेटिव साइन को बाहर निकाल लो, तो माइनस को 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो जो बाहर वाला 4 था बेटे वो क्या बन गया, माइनस का 4। अब चेक कर लो बेटे, अंदर तुम्हारे पास कॉट बचा है, तो आप जानते हैं ना बेटा कि कॉट तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट करवा सकते, कॉट तो tan का रेसिप्रोकल है। तो अगर मैं कॉट एक्स को हटा के लिखना चाहूं तो यहां पर डायरेक्ट लिख सकता हूं 1 अपॉन tan x। अब लिमिट्स आपके पास वही है बेटे, पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 4, ताकि कैलकुलेटर में सॉल्व करना आसान हो जाए बेटे। अब अगले स्टेप में जब बेटा इसमें लिमिट्स अप्लाई करवाएंगे तो -4 को लिखने के बाद बेटा पहले इस पूरे सवाल में आए, जहां आंसर में x आएगा पहले वहां अपर लिमिट आ जाएगी। तो बेटा सबसे पहले लिख दिया हमने 10, और देखो पाई बाय 4 लिखने के बजाय बेटा डायरेक्ट लिख दो चाहो तो 45। क्यों? क्योंकि सर पाई 180 है, 180 अपॉन 4 ही तो बनेगा 45। फिर माइनस के बाद जब बेटा इसमें लोअर लिमिट पुट करवाई तो लोअर लिमिट में 1 अपॉन 10 पाई बाय 6। बेटे पाई बाय 6 का मतलब सीधा सीधा बन जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि पाई का मतलब 180, 180 अपॉन 6 30 बनेगा। अब इन दोनों की वैल्यू बेटा कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, तो -4 के बाद बेटा 1 अपॉन 10 45 की वैल्यू निकाल लो कैलकुलेटर से। जब 1 अपॉन 10 45 की वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से तो चेक करना वैल्यू आई थिंक 1 के बराबर ही आएगी। तो 1 अपॉन 10 45 की वैल्यू कैलकुलेटर ने 1 बता दी। अब जरा कैलकुलेटर से बेटे 1 अपॉन 10 30 की वैल्यू निकालना, तो जब आप 1 अपॉन 10 30 की वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से तो कैलकुलेटर जवाब दे रहा है सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट 3। सही है बेटे, ये 1 अपॉन 10 30 मैंने निकाला है कैलकुलेटर से, 10 30 नहीं निकाला, 1 अपॉन 10 30 निकाला। नेक्स्ट स्टेप में बेटा आप चाहो तो -4 से पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा दो, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -4, फिर माइनस माइनस हो गया +4,
स्क्वायर रूट 3। तो -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 को √3 से मल्टीप्लाई किया 4 √3। ये पूरी वैल्यू बेटा टाइप कर दो कैलकुलेटर के अंदर। तो अगर ये पूरी वैल्यू हम टाइप कर दें कि -4 उसके आगे +4 √3, तो बेटा कैलकुलेटर आंसर दे रहा है हमें पॉइंट्स में 2.928। बेटा कैलकुलेटर आंसर दे रहा है 2.928 और उसी के आगे बेटा क्या लिख देना, शाबाश, स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे पास बेटा रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। आई होप कि बेटे आपको यहां तक की सारी बात समझ में आ गई होगी। आप लोग शाबाश जरा बेटा वीडियो पॉज करके इस पूरी वैल्यू को, इस पूरे क्वेश्चन को अपने पास सोल्यूशन में नोट कर लीजिए। तो बच्चों इस लेक्चर में हमने अभी क्वेश्चन नंबर 11 किया। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो चूंकि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, तो मैं इसके लिए चाह रहा था कि अलग से एक लेक्चर रख के उस क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेंगे। तो काइंडली जरा आप लोग आज तक का, यहां तक का काम अपने पास नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है बेटे आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों, अगर इंटीग्रेशन में फिर भी कोई मसला हो, मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे नंबर पर आप मुझसे कोऑर्डिनेट करके जरूर बता दीजिएगा। कोई भी काम अगर इसके अलावा एक्सरसाइज का आप चाह रहे हो तो इंशाल्लाह बेटे इसको अगले लेक्चर में हम आगे यहीं से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।